क्लास 8 में हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था न्यायपालिका, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में अपना कंप्लीट कर लिया था। एक बार हम इस लेसन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपना ध्यान देते हैं। इस लेसन में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर निकलते हैं। हम स्टार्टिंग में जब चलते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ा था हमने कि न्यायपालिका क्या होती है। और न्यायपालिका क्या होती है कि देश के अंदर जो भी कानून शासन चलता है, जो सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है, जिसका कि कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है, उसके लिए जो न्याय की व्यवस्था बनाई गई है वो हमारी होती है न्यायपालिका द्वारा बनाई गई है। और लोकतंत्र को व्यवस्थित करने के लिए ये न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहती है। ठीक है, फिर हमने इसका जो पहला क्वेश्चन तो ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन थी कि न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है। न्यायपालिका की भूमिका के बारे में हमने पढ़ा था कि अदालतें जो होती हैं, जो कि न्याय करती है, जब भी कोई विवाद होता है, मुद्दा होता है, तो उस पर फैसला किया जाता है। तो न्यायपालिका मोटे तौर पर अपनी 3 प्रकार से भूमिका निभाती है, जिसको हमने 3 पॉइंटों के माध्यम से पढ़ा था। आप प्रश्न बनाएं न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहली आपकी पेज नंबर 55 पर दिया गया है कि सबसे पहली भूमिका होती है विवादों का निपटारा करना। आप सभी जानते हैं कि 2 राज्यों के बीच, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच नदी के पानी के जल के बंटवारे को लेकर किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा है, उस विवादों को नागरिक सरकार के बीच में है, तो उन सब के बीच में जो मुद्दे होते हैं, उन विवादों को हल करने के लिए जो क्रिया विधि मुहैया कराई जाती है उसे कहते हैं विवादों का निपटारा। तो ये भूमिका न्यायालय द्वारा निपटाई जाती है, न्यायपालिका द्वारा। दूसरी होती है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा में आपको मैंने पहले भी बताया था कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो उस कानून को रद्द किया जा सकता है, इसे हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। ये दूसरी भूमिका। और तीसरी भूमिका जो महत्वपूर्ण होती है वो होती है कानून और मौलिक अधिकारों की रक्षा। अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, उनका अगर उल्लंघन हुआ है तो उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाकर अदालत से न्याय मांग सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 प्रकार की भूमिका न्यायपालिका द्वारा निभाई जाती। तो पहला क्वेश्चन आप सब बनाकर इस तरीके से इन तीनों पॉइंट्स की डिटेल लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो है जनहित याचिका क्या होती है ना। सबसे पहले हम ये जाने कि जनहित याचिका क्या होती है। अगर आप अपने पेज नंबर 61 पर जाएंगे तो जनहित याचिका होती है समाज के अंदर। हमने बोला ना, हमारे यहाँ हर व्यक्ति अदालत की शरण ले सकता है, लेकिन होता क्या है कि जो व्यक्ति कम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, वो व्यक्ति, और क्योंकि सामाजिक प्रक्रिया जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अंदर आपको वकील की भी आवश्यकता होती है, जिसके पैसे की भी आवश्यकता होती है, जिसके लिए ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। तो समाज के कमज़ोर अशिक्षित व्यक्ति जो होते हैं, जो न्यायालय जाने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, उनकी तरफ से या दूसरे व्यक्तियों के द्वारा न्यायालय में जनहित याचिका, जिसे हम PIL कहते हैं, उसे दायर किया जा सकता है। ये व्यवस्था 1980 में सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से शुरू की गई थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, सरकारी स्कूलों में दोपहर के खाने की व्यवस्था, मील डे मील जो है, उसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। तो ये जनहित याचिका होती बेटा। अभी आपको देखिए मैंने यहाँ दिखाया है कि अनुच्छेद 21 के अंदर जीवन जीने का अधिकार अर्थात भोजन जीने के लिए जरूरी होता है, इस अधिकार को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, और इससे वंचित अगर होते हैं तो सरकार की तरफ से, सरकार जो लोग हैं जो भूखे रह जाते हैं, पोषण नहीं मिलता है, उनके लिए सरकार ने ये व्यवस्था प्रारंभ की थी, मील डे व्यवस्था, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे आपकी किताब में चित्र भी दिया गया है पेज नंबर 61 पे। मैंने आपको पहले भी बताया था किस तरीके से सरकार बच्चों को खाना उपलब्ध कराती ताकि वे अपनी ज़िंदगी जी सके। ठीक है, अगला जो प्रश्न मेरा है, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज की चीज़ है कि भारत में लीला सेठ नाम की महिला जो थी, वह पहली मुख्य न्यायाधीश भारत के उच्च न्यायालय की बनी थी। तो आपसे प्रश्न पूछूं मैं कि सबसे पहली महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश कौन बनी, तो आप नाम देंगे लीला सेठ। दूसरा नाम मैंने लिखा है M फातिमा बीबी का।
ये एम फातिमा बीबी थी, ये सर्वोच्च न्यायालय की यानी सुप्रीम कोर्ट की, सबसे ऊंचला जो अदालत होती है उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? एम फातिमा बीबी। और लीला सेठ जो थी वो उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी, सबसे पहली भारत की। ठीक है, अब आता है अगला प्रश्न कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो भी विवाद होते हैं उनका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से होता है, जिससे कि जो कि उनके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। आपसे पूछा जाए कि दो राज्यों के बीच जो उत्पन्न होता है विवाद, उसको कौन निपटाता है, तो आप बोलेंगे किसकी व्यवस्था? विवादों का निपटारे की व्यवस्था में न्यायपालिका उसमें भूमिका निभाती है, और जो सर्वोच्च न्यायालय इसके अंदर भूमिका निभाती है वो उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है, दूसरा होता है न्यायिक पुनर्रक्षा। क्या होती है पुनर्रक्षा? क्या होती है? न्यायिक पुनर्रक्षा संघात्मक सरकार की एक व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? संघात्मक सरकार की एक व्यवस्था है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपको कुछ केसेस यहाँ पर दिए गए हैं सुधा गोयल का, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, पेज नंबर 64 में, कि उसमें इसे आपको सही और गलत का निशान लगाना है। आपको पता है दहेज के लालच में उससे कुछ डिमांड की गई थी और उसे जला दिया गया था। तो इसके अंदर सही चीज़ें क्या है कि आरोपी इस मामले से जब सेटिस्फाइड नहीं थे जिला निचली अदालत से, तो उच्च न्यायालय में केस को लेके गए थे, जिसके फैसले से वो सहमत नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। उसके ससुर और जेठ और जो थे वो सहमत नहीं थे, सास। तो उन्होंने क्या किया? निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं थे तो वो किस अदालत में गए? उच्च न्यायालय में गए। फिर दूसरा दिया हुआ है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालयों में कहते। आपको पहले भी बताया है हमारे न्याय की व्यवस्थाओं में शक्तियों का बंटवारा किया गया है ना, तो उच्चतम न्यायालय सर्वोत्तम न्यायालय जो होता है, सबसे ऊपर की न्यायालय होती है, उसके फैसले को सबको मानना पड़ता है, उसके खिलाफ कोई भी अपील दायर नहीं कर सकता है। तो ये गलत है। आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले संतुष्ट नहीं थे तो दोबारा निचली अदालत में जा सकता है, बिल्कुल गलत, कभी नहीं जा सकता। मैंने बार बार बताया है हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था के अंदर सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि होता है और उसके द्वारा दिए गए फैसले को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको समझाई गई है। ठीक है, एक और चीज़ जो मैं बताने जा रही हूँ कि हमारे जो न्यायिक व्यवस्था है उनके 3 स्तर हैं। 3 स्तर कैसे हैं बच्चों? आप अपने पेज नंबर 64 पर जाएंगे तो आपको एक पिरामिड बताया है, एक ट्रायंगल, जिसके अंदर निचली अदालत जो कि जिला स्तर पर होती है। अब सबसे पहले जब भी कोई विवाद होता है तो व्यक्ति निचली अदालत यानी स्थानीय अदालतों में जो कि जिला स्तर पर होती है उसमें जाकर अपने विवाद को सुलझाने के लिए, फैसला करने के लिए, न्याय पाने के लिए जाता है। वो जो फैसला देती है, अगर उससे कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट होता है तो उसके ऊंचले पक्ष पर यानी उच्च न्यायालय में जा सकता है। उच्च न्यायालय के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, मैं और बता देती हूँ कि उच्च न्यायालय जो होता है वो हमारे भारत के अंदर सबसे पहले आपको बताएं कि सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को बनाया गया। ठीक है, स्थापित हुआ गणतंत्र देश में, और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति ये न्यायालय संसद के भीतरी चैम्बर प्रिंसेस में हुआ करता था। और भारत में सबसे पहले 3 हमारे जो उच्च न्यायालय थे वो स्थापित किए गए थे, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में, जो तीनों प्रेसिडेंटी शहर थे। लेकिन उच्च न्यायालय 1966 में 1966 में दिल्ली में स्थापित किया गया और आज हमारे देश में 21 उच्च न्यायालय हैं। उसके अंदर आपको मैं बता दूं कि हमारे जो 7 सिस्टर स्टेट हैं उनका उत्तर पूर्वी राज्यों का जो मुख्यालय है वो गुवाहाटी में उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया है, और हरियाणा और पंजाब उन दोनों का एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। इस प्रकार से 21 जो हमारे हैं वो टोटल क्या हैं स्टेट हमारे उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं। तो बच्चों इस तरीके से इसमें से आपको प्रश्न समझ में आने चाहिए कि कैसे हमारे उच्च न्यायालय कहाँ कहाँ स्थापित है, कितनी संख्या में है, सबसे पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया। ठीक है, तो आज मैंने इस प्रश्न से संबंधित आपको ये भी बताया कि सब व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकते हैं। अदालत की शरण में अगर किसी के भी कहते हैं ना अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह शरण में जाकर अपने
अधिकार की प्राप्ति कर सकता है। और साथ ही साथ फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में भी आपको डिस्कशन करके मैंने बताया था। तो इस तरीके से इस प्रश्न उत्तर जो इससे रिलेटेड है मैंने आपको बताया है। कुछ शब्द भी हैं पेज नंबर 65 पर, जैसे अपील करना किसे कहते हैं, मुआवजा क्या होता है। देखिए, अपील करना किसको कहते हैं? जब निचली अदालत के फैसले से आप संतुष्ट नहीं हो तो पुनर्विचार के लिए उच्चली अदालत में जाना क्या कहलाता है? अपील करना। तो आज क्वेश्चन बनाएंगे अपील करना किसे कहते हैं, ठीक है। फिर बनाएंगे मुआवजा क्या होता है? किसी भी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए जो पैसा दिया जाता है, अदालत द्वारा दिलवाया जाता है, उसको कहते हैं मुआवजा, ठीक है। उल्लंघन करना क्या होता है? किसी कानून को तोड़ना या मौलिक अधिकारों के हनन की क्रिया को क्या कहा जाता है? उल्लंघन। तो आज आपको सभी को इन शब्दों का प्रश्न बनाकर उत्तर लिखना है। बरी करना क्या होता है? जब अदालत किसी व्यक्ति को उस पर लगाए गए आरोपों से मुक्त कर देती है, ठीक है, जिसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है, तो उसे कहते हैं बरी करना।